अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो वैसे ही अपनी स्टोरीज़ को आप भेजें और अगर कोई डिस्टॉर्शन या कोई शोर वगैरह मौजूद नहीं होगा तो मुझे डायरेक्ट प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है ये थोड़ी सी डिटेल्ड स्टोरी है और ये चेन ऑफ इंसिडेंट्स है। ये जो स्टोरी है ये मिस सना ने हमें भेजी है और इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो कराची से है। ये बताती हैं कि जब इन्होंने आँख खोली तो इन्होंने देखा कि इनके घर में इनकी जो मदर हैं या इनके जो फादर हैं वो दोनों कराची यूनिवर्सिटी में तालीम दिया करते थे, यानी ये दोनों टीचर्स थे और इनकी जो रिहाइश थी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। अब कराची यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं या जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बाकायदा एक कॉलोनी बनी हुई है या एक सोसाइटी बनी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स मौजूद हैं और हर किसी को उसके ग्रेड या रैंक के हिसाब से रिहाइश दी गई है। ये बताती है कि अब से तकरीबन 20 या 22 साल पहले की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी होती वो और ज़्यादा वीरान और ज़्यादा सुनसान हुआ करती थी। ख़ास तौर पे वो जो सर्वेंट क्वार्टर वाला एरिया था या स्टाफ कॉलोनी थी वहाँ पे दूर दूर तक ना किसी का नामो निशान था, ना कोई हुआ करता था। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी वैसे वैसे जो सराउंडेड इनकी दोस्त वगैरह बन रही थी या जो और टीचर्स के बेटे थे या बच्चियाँ थीं वो इनको बताया करते थे कि ये जो स्टाफ कॉलोनी है यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात और मामलात पेश आया करते हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि एक दफ़ा इनको पता चला कि जो गुजरी हुई रात थी उस रात में इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ कोई वाक़या पेश आया है। जब इन लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और थॉरली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो जो गार्ड था उसका कहना था कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। मैं जो मामूल की ड्यूटी है वो अंजाम दे रहा था, जगह जगह चक्कर लगा रहा था, बाइक पे घूम रहा था और मैं देख रहा था किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो कि इसी दौरानिए में ये जो बरगद का दरख्त है वहाँ पे कोई मूवमेंट मुझे महसूस हुई। अब जब मुझे मूवमेंट महसूस हुई तो जाहिर सी बात है मेरे जहन में सबसे पहले यही आया कि कोई चील होगी या कोई कौवा होगा या कोई परिंदा होगा जो इस दरख्त पे मौजूद है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है और ये जो पत्ते हैं ये हिल रहे हैं। खैर काफ़ी देर गौर करने के बाद जब वो मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मैं उस दरख्त के नीचे जाता हूँ, टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन सी एंटिटी है या कौन सी मखलूक है या कौन सा परिंदा है जो वहाँ पे मौजूद है। अब ये हिम्मत करके जैसे तैसे उस दरख्त के करीब पहुँचे और अल्टीमेटली उस दरख्त के नीचे आ गए। जब ये उस दरख्त के नीचे पहुँचे तो इन्होंने ऊपर टॉर्च मारी और जब इन्होंने ऊपर टॉर्च मारी तो वहाँ पे किसी का नामो निशान मौजूद नहीं था। लेकिन अभी भी इनको महसूस हो रहा था जैसे कोई ना कोई है जो इनको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुसलसल मूवमेंट की आवाज़ आ रही थी और कोई ना कोई प्रेजेंस थी जो इनको फील हो रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रही थी। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे देखता रहा, उसके बाद अल्टीमेटली वापस मैं आ गया। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, मैंने इग्नोर किया और आगे की तरफ जाने लगा। ये बताती हैं कि जैसे इनका गार्ड आगे आगे चल रहा था वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी दोबारा से आना शुरू हो गई थी और अब बाकायदा महसूस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ रही है। कोई है जो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहता है, कोई है जो बताना चाहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई है जो इस गार्ड को मैसेज दे रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। खैर जब आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी तो अल्टीमेटली गार्ड ने पलट के देखा और जब गार्ड ने पलट के देखा तो गार्ड ने देखा कि एक बहुत बड़ी सी चमगादड़ है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के बराबर की चमगादड़ है और वो पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। उसका जो धड़ है या उसका जो वजूद है वो चमगादड़ की तरह है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी औरत का चेहरा है। जैसे ही गार्ड ने ये देखा तो जितना तेज़ वो हो सकता था वहाँ से भागा या वहाँ से निकला और जो उसका अड्डा था जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स या सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा करते थे वहाँ जाके रुका। वहाँ जाके जितने भी गार्ड्स वगैरह मौजूद थे या इनका जो इंचार्ज था उसको जाके इसने इन्फॉर्म किया। अब जब इसने उन सबको इन्फॉर्म किया उसके बाद सारे के सारे जितने भी गार्ड्स थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने आके चेक किया तो वहाँ पे ना कोई चमगादड़ मौजूद थी, ना चमगादड़ की तरह कोई औरत मौजूद थी, ना किसी का नामो निशान था। अब सबका यही ख्याल था कि हो सकता है इसका वहम हो या ये नींद में हो। इनमें से कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था और सारे के सारे लोग इस गार्ड को लान तान कर रहे थे।
ये बताती हैं जो इंसिडेंट था, भले कोई इस पे यकीन करे या ना करे, लेकिन ये पेश आ चुका था और स्टाफ कॉलोनी के जितने भी लोग थे सबको पता चल चुका था कि ऐसा वाक़या पेश आया है। ये बताती हैं कि इसी तरह 4-5 दिन मज़ीद गुजर गए और इत्तेफाक से उन दिनों हमारी एक कज़न थी, उसकी शादी चल रही थी। अब शादी जब आपकी फैमिली की होती है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको पूरा का पूरा अटेंड करें। तो ऐसा ही था कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हर प्रोग्राम में वहाँ पे जाएं और जितनी देर तक हो सकता है हम वहाँ पे रुकें, वहाँ पे ठहरें और वहाँ पे एंजॉय करें। और जब ये एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए, ये प्रोग्राम ख़त्म होने लगे, तो हम वापस अपने घर में आ जाएं। ऐसी ही एक रात थी और रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम था। मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, हम सब जो है अपनी कज़न की शादी के प्रोग्राम से वापस आ रहे थे। अब जब हम वापस आया करते थे तो हम लोग कोशिश करते थे कि जो शेख ज़ैद वाला गेट है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि लेट नाइट तक वो खुला होता है। ऐसे ही हुआ कि मेरे जो फादर थे उन्होंने वही गेट इस्तेमाल किया और उस गेट को इस्तेमाल करते हुए वो स्टाफ कॉलोनी की तरफ आने लगे। मेरे फादर गाड़ी चला रहे थे। इनकी जो गाड़ी थी उस वक्त के हिसाब से नई थी और ज़बरदस्त थी। मेरे फादर जितना तेज़ हो सकता था गाड़ी को चला रहे थे कि इसी दौरानिए में जैसे ही इन्होंने मोड़ काटा तो एकदम से सामने लाइट पड़ी और जब सामने लाइट पड़ी तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की है जो खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत तैयार हुई हुई है, मेकअप वगैरह अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारी ज्वेलरी है जो उसने पहनी हुई है। अब ये जो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी उसको ना सिर्फ मैंने देखा था, मेरे भाई ने देखा था, मेरे फादर ने देखा था, मेरी पूरी फैमिली ने देखा था और सब आई विटनेस थे कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है। अब उस लड़की को वहाँ पे देखने के बाद मेरे जो पेरेंट्स थे उनकी दो राय थी, या तो हो सकता है कि लेट हो गई हो, किसी प्रोग्राम से आ रही हो, या फिर कुछ और मामला भी हो सकता है। बहरहाल मेरी जो मदर थी उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप गाड़ी साइड में रुकें, इस लड़की से पूछें कि इतनी रात में ये यहाँ पे क्या कर रही है। अगर इसको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो जितनी हेल्प हमसे हो सकती है हम कर देंगे। ये बताती हैं कि जब मेरे फादर ने ये सुना तो उन्होंने थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकी और जब उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से वो उतरे और पलटे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे जहाँ पे अभी एक लड़की खड़ी हुई थी, जिस लड़की को हम सब ने देखा था जो बड़ी तैयार हुई थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। वहाँ पे ना वो लड़की मौजूद है, ना उसका नामो निशान मौजूद है। ये बताती है कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, मैं बड़ी होती चली गई और मैंने भी कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और इस दौरानिए में, जो कि बहुत अरसा था, बहुत सारे वाक़यात पेश आए जो सारे के सारे बयान नहीं किए जा सकते। अब ये बताती हैं कि मेरी जो शादी हुई, इत्तफाक से जिन साहब से शादी हुई वो भी जामिया कराची के टीचर थे। खैर जब मेरी शादी हुई तो जैसे आम लड़कियां होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे इनके सपने होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहती हैं कि जब उनकी शादी हो जाए तो उनको बहुत अच्छी लाइफ मिले, बहुत अच्छा पार्टनर मिले, बहुत अच्छे ससुराल वाले हों। ये सारी ख्वाहिशात मेरे अंदर भी मौजूद थी। मेरे जो हस्बैंड थे, हालांकि वो कराची यूनिवर्सिटी के परमानेंट फैकल्टी मेंबर थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार नहीं की हुई थी। इन्होंने जो घर लिया हुआ था वो रोड क्रॉस करके सामने जो गुलिस्तान जौहर का इलाका है वहाँ पे एक बंगला लिया हुआ था। वो एक बहुत बड़ा बंगला था, वहाँ पे इनकी पूरी की पूरी फैमिली रिहाइश पजीर थी। ये बताती हैं जो बहुत बड़ा सा बंगला था, इसमें जो ऊपर का हिस्सा था यानी फर्स्ट फ्लोर था, तो वो काफ़ी अरसे से खाली था। और जब मैं शादी होने के बाद वहाँ पे गई तो मेरी सास का प्लान ये था कि जो ऊपर का हिस्सा है वो मुझे दे दिया जाए, लेकिन मेरा ये दिल था कि मैं अपनी फैमिली के साथ, जो मेरे ससुराल वाले हैं, उनके साथ रहूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकूं। क्योंकि अगर मैं ऊपर चले आती तो ऊपर जाने के बाद लाजमी सी बात है कि मेरा नीचे आना कम होता और अल्टीमेटली मेरी उनके बगैर रहने की आदत बन जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इस फैमिली को, जो कि मेरी नई फैमिली है, जो कि मेरी रियल फैमिली है, उनको अपने से अलग करूं या मैं उनसे दूर हूं। ये बताती है कि इसी तरह जब मैं शादी के बाद अपने नए घर गई, एक आध हफ़्ता गुजरा तो एक हफ़्ते के बाद मुझे वहाँ पे पता चलना शुरू हुआ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं जो इस बंगले में, इस घर में हुआ करते हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी। अब क्योंकि ये जॉइंट फैमिली थी तो खाना एक ही जगह बना करता था और मेरा प्लान ये था कि खाने के लिए मैं कोई चावल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी। और खाना वगैरह बनाने के लिए मेरी सास ने मुझे फुल अथॉरिटी दी हुई थी कि मैं जो चाहे बनाऊं, जो चाहे करूं। और उन्होंने कहा था किसी से पूछने की या मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा दिल चाहे खुद बना लिया करो। बहरहाल इनके जहन में ये था कि ये चावल
या इस तरह की चीज़ बनाएंगी या कोई सब्ज़ी वगैरह बनाएंगी। लिहाजा ये किचन में गई, और जब ये किचन में गई वहाँ जाके चावल वगैरह निकालने लगी या सब्ज़ी निकालने लगी, तो इसी दौरानिए में ये देखने लगी कि इनकी जो सास हैं वो पीछे से आके इनके पास खड़ी हो गई हैं। अब ये बड़ा हैरान थी, क्योंकि नॉर्मली इनकी जो सास थी वो इस तरह का बिहेव नहीं किया करती थी या इस तरह की हरकतें नहीं किया करती थी। खैर काफ़ी देर तक ये चुप रहीं, फिर इन्होंने पलट के देखा और पूछने लगी कि अम्मी खैरियत तो है, कोई काम है क्या? जब इन्होंने ऐसे कहा तो जो इनकी सास थी वो कहने लगी कि बहू क्या बना रही हो? मैंने कहा कि मैं सब्ज़ी और चावल वगैरह बना रही हूँ। तो कहने लगी कि बेहतर होगा कि तुम ये सब्ज़ी या चावल वगैरह ना बनाओ, गोश्त बना लो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गोश्त खाऊं। ये बताती हैं कि सुन के मैं बड़ा हैरान हुई, क्योंकि इन्होंने दोनों बातें कर दी थी। एक तरफ इन्होंने मुझे कहा था कि जो तुम्हारा दिल चाहे वो बना लो, और दूसरी तरफ ये मुझे कह रही थी कि मेरा दिल गोश्त खाने का चाह रहा है। खैर मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप कहती हैं वैसे कर लेती हूँ। और फिर इन्होंने गोश्त का कोई सालन वगैरह बना लिया, और जब वो सालन वगैरह बन गया, सारे के सारे लोग गैदर हुए और खाना लगा, तो इनकी सास आ गई। और इनकी सास ने जब देखा कि खाने के लिए गोश्त बनाए, तो वो कहने लगी कि बेटा मुझे तो नहीं देना, क्योंकि मैं तो परहेज़ी खाना खाती हूँ, ये गोश्त में इस्तेमाल नहीं किया करती। अब ये सुन के बड़ी हैरान थी, ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये किचन में आई थी, इन्होंने मुझे कहा था कि गोश्त खाने का दिल चाह रहा है, और अब ये सबके सामने कह रही हैं कि मैं गोश्त नहीं खा सकती, मैं परहेज़ी खाना खाती हूँ। खैर कुछ देर ये चुप रहीं, उसके बाद इन्होंने कहा कि अम्मी आप अभी किचन में आई थी तो आपने मुझे कहा था कि मुझे गोश्त खाना है, तो मैंने इसलिए गोश्त बना दिया है, वरना मैं गोश्त कभी भी नहीं बनाती अगर मुझे पता होता कि आप परहेज़ी खाना खाती हैं। ये बताती हैं कि सुनने के बाद इनकी जो सास थी वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी चलो परेशान ना हो, एक प्लेट में गोश्त निकालो और ये जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है उनकी सीढ़ियों पे जाओ और वहाँ रख के आ जाओ। अब जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान हुई, ये ऐसा करने का क्यों बोल रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसे ही किया, एक प्लेट में गोश्त निकाला और वो जो ऊपर वाली स्टेयर्स थी वहाँ रख के आ गई। ये बताती हैं कि अगले दिन जब मैंने वो प्लेट चेक की तो वो जो प्लेट थी वो मुकम्मल तौर पे खाली थी। अब ये जो कुछ हुआ था ये हैरान करने वाला था, बल्कि डरा देने वाला था। अब मैंने जो मेरे हस्बैंड थे उनको सारा का सारा वाक़या सुनाया और उनसे पूछने लगी। वो कहने लगे भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरी अम्मी ही बताएंगी तुम्हें, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा कर लो, इसमें क्या मसला है। ये बताती हैं कि इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात होने लगे। जब भी हमारे घर में गोश्त बनता तो मेरी जो मदर थी या जो मेरी सास थी वो मुझे कहती कि एक प्लेट निकालो और सीढ़ियों पर रख के आ जाओ। अब जो कुछ ये कह रही थी या जो कुछ मैं कर रही थी, मेरे जहन में पहला और आखिरी इंप्रेशन यही था कि हो सकता है कोई बिल्ली आती हो वो खा लेती हो। लिहाजा मैं ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती थी, लेकिन क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद था कि आखिर ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पे बिल्ली को आते आते नहीं देखा था। ये बताती हैं कि इसी तरह मज़ीद 5-6 दिन गुजर गए और अब मैंने सोच लिया था कि जब मेरी सास मुझे कहेंगी कि सीढ़ियों पे जाओ और गोश्त रख के आ जाओ, तो मैं इनसे पूछूंगी ज़रूर कि वो ऐसा क्यों करवाती हैं। ये बताती हैं कि एक दफ़ा रात के 2 या ढाई बजे का टाइम था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी हुई थी और बाहर ताज़ा हवा ले रही थी। इत्तफाक से जो मेरे हस्बैंड थे वो भी किसी डिनर में गए हुए थे और वो भी अभी तक वापस नहीं आए थे। ये बताती हैं कि जब मैं खिड़की में खड़ी हुई थी तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जो हमारा पार्क वाला एरिया है, यानी गेट से अंदर एंटर होते ही जो पार्क वाला एरिया है जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे कोई ना कोई है जो मुसलसल टहल रहा है। और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको पहचान सकूँ, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। जितना मुझे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक ये शायद हमारी मासी की बेटी है जो यहीं रहा करती है। हो सकता है कि उसको भी नींद नहीं आ रही हो, इसलिए वो पार्क में या पार्किंग एरिया के पास आ गई हो। ये बताती हैं कि मैं काफ़ी देर तक उसको ऑब्ज़र्व करती रही। कभी वो नीचे बैठ जाती, कभी वो पार्किंग एरिया में चले आती, कभी वो पेड़ के पास जाके बैठ जाती। गर्ल्स की जितनी स्ट्रेंज हरकतें वो कर सकती थी वो कर रही थी। इसी दौरानिए में एकदम से हॉर्न बजा, मेरे जो हस्बैंड थे वो आ गए। और जब मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने देखा कि वो जो लड़की अभी यहीं बैठी हुई थी, जो गार्डन में टहल रही थी या कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, वो एकदम से गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की कभी यहाँ आई नहीं थी या यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। खैर ये बात भी आई गई हो गई और इसी तरह मज़ीद 1 से 1.5 महीना गुजर गया। और 1 से 1.5 महीने बाद जो मेरी सास थी उनको किसी इंगेजमेंट के लिए दूसरे शहर जाना था। खैर जब वो जा रही थी तो मुझे बता के गई थी कि सारी चीज़ें कहाँ पे रखी हैं, कीज़ कहाँ पे रखी हैं, और कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, जैसे कि नॉर्मली बड़े किया करते हैं।
और मैं उनकी ताबेदार जैसे वो कह रही थी मैंने हाँ में हाँ मिलाई और उनको रुखसत कर दिया। अब ये बताती हैं कि जब सास जा चुकी थी तो मैंने सोचा कि जो मेरी फैमिली है या जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मैं दावत पे बुला लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो सबके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब क्योंकि मेरी सास वगैरह मौजूद नहीं थे तो मैंने सोचा कि इनको कल ही बुला लेती हूँ। और ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह की दावत की और जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने भी हामी भर ली कि हम लोग आ जाएंगे। ये बताती हैं कि मेरे घर वाले आने वाले थे, मैं दावत की तैयारी कर रही थी और मेरी कोशिश थी कि बहुत अच्छी दावत कर सकूं और उसके लिए मैंने मीठे का भी इंतज़ाम किया था। अब ये बताती हैं कि जब मैं किचन में मौजूद थी तो मैं मीठा बना रही थी। इसी दौरानिए में एकदम से मेरी सास की आवाज़ आई। एकदम से मेरे जहन से निकल गया कि वो दूसरे शहर गई हुई हैं और मैंने रिप्लाई किया जी अम्मी। और जैसे ही मैंने कहा कि जी अम्मी तो वो कहने लगी कि जो तुम मीठा बना रही हो थोड़ा सा बढ़ा के बना लेना। अब ये बताती हैं कि मैंने भी कहा ठीक है अम्मी। उसके बाद मैं मीठे को बढ़ा के बनाने लगी। खैर मीठा बनाते बनाते एकदम से मेरे जहन में आया कि ये जो आवाज़ थी ये किसकी आवाज़ थी, क्योंकि जो मेरी सास हैं वो तो किसी दूसरे शहर में जा चुकी हैं। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी, लेकिन मैंने जो मीठा बनाया था उसको कसीर तादाद में बनाया था और वो जो मीठा था उसका एक बाउल निकाल के वैसे ही किया था कि जाके स्टेयर्स पे रख दिया था और वहाँ पे रख के छोड़ दिया था। अब मेरे पेरेंट्स वगैरह आए, घर में दावत हुई, बहुत अच्छी दावत थी, सब अच्छा रहा। और जब मेरे पेरेंट्स चले गए तो मैंने स्टेयर्स पे देखा तो वो जो बाउल था जो मैंने वहाँ जाके रखा था वो खाली था। ये बताती है कि इसी दौरानिए में इनको खुशखबरी मिली कि माशाल्लाह ये माँ बनने वाली हैं। और जब ये खुशखबरी इनको मिली तो इनकी सास दूसरे शहर में मौजूद थी और इनकी जो मदर थी उन्होंने बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनको दे दी थी कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है, क्या क्या काम है जो नहीं करने हैं, स्टेयर्स वगैरह पे नहीं चढ़ना है। ये बताती कि एक दफ़ा बहुत खुशगवार मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे हस्बैंड जल्दी घर आ चुके थे तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो बाहर चलते हैं और पैदल वॉक करते हैं। अब वॉक करते करते हम लोग घर से बाहर निकल गए और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम लोग वॉक करते रहे। जब मैं वॉक कर रही थी तो वॉक करते करते एकदम से मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे शोल्डर जो है वो भारी हो चुके हैं या मुझ पे कोई वज़न है जो आ चुका है। मुझे अपना जो वजूद था वो भारी लगने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जो हस्बैंड थे मैंने उनको बताया, उनसे पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहने लगे हो सकता है कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में ऐसा फील होता हो। ये बताती हैं खैर हम लोग वॉक वगैरह करके वापस घर आ गए और जब हम घर आ गए तो मुझे अब बाकायदा महसूस होने लगा जैसे मेरे जो शोल्डर्स हैं उन पे कोई वज़न रखा हुआ है या कोई बैठा हुआ है। अब जब मेरी मुसलसल ऐसी हालत रही तो जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने अपनी अम्मी को यानी मेरी सास को फ़ोन किया। उनको फ़ोन करके सारी बात बताई और जैसे ही मेरी सास को उन्होंने सारी बात बताई तो जो मेरी सास थी वो कहने लगी कि यकीनन तुम लोग बाहर निकले होगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ बारिश हो रही थी लिहाजा हम लोग बाहर चले गए थे। तो कहने लगी कि इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए, यकीनन कोई ना कोई बुरी चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है जो इसके साथ घर में आ गई है। खैर मेरी जो सास थी वो कहने लगी कि फ़ला फ़ला जो आया थे वो पढ़ते रहो और मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी, फिर मैं आके ख़ुद देखूँगी। ये बताती है कि ठीक 2 दिन के अंदर मेरी जो सास थी वो वापस आ चुकी थी और वापस आने के बाद उनको जो भी आयत वगैरह आती थी या जो भी इलाज आता था वो उन्होंने किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हालत बेहतर हो गई। और जब मेरी हालत बेहतर हो गई तो मेरी सास ने मुझे सख्ती से कहा कि इस हालत में तुम कोशिश करो कि मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलो और कोई भी काम अगर करना है तो मगरिब से पहले कर लो। और उसके साथ साथ ये बताती हैं कि इनकी सास ने इनको इन्फॉर्म किया या ये राज अफशा किया कि जिस घर में हम रहते हैं यहाँ पे हमारे साथ जिन्नात का एक पूरा का पूरा कबीला है जो रहा करता है और ये बहुत अच्छे जिन्नात हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर तुम पाक साफ रहोगी, इनका ख्याल रखोगी तो ये भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये बताती है कि मैं आज भी उसी घर में रहती हूँ और हमारे साथ साथ और दीगर मखलूक़ात हैं जो यहाँ पे रहा करती हैं, लेकिन वो हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।